6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5 अभी इस समय आपके सामने लिखी गई। इससे पहले वाली जितनी भी प्रमेय का नाम मैंने लिया वो ऑलरेडी उपलब्ध है, आप जा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस बात के लिए आप देखें एकदम फुल टारगेट बना करके कि हमारी परीक्षा में आने जा रहा है और हम उसको बखूबी अच्छे से तैयार कर लें। तो 6.5 में आपको स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत एक कोण के बराबर हो और कोण को बनाने वाली या आंतरिक करने वाली संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये स्टेटमेंट है। दिया क्या है, दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर मैंने बनाया और उनके कोण संगत का मतलब एंगल ए एंगल बी के बराबर है। उनके कोण को बनाने वाली भुजा मतलब ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर आपस में एक आनुपातिक है और प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, और यही हम लोग को प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, बिंदु एम और बिंदु एन को इस प्रकार लिया कि ए बी इक्वल टू पी एम और है और ए सी इक्वल टू पी एम तथा बिंदु एम को बिंदु एन से मिलाया। ये हमारी रचना है। ध्यान देना है कि यहाँ पे ए बी पी एम के बराबर है और ए सी पी एन के बराबर है। अगर एक मिनट ध्यान से देखेंगे तो ये सवाल अपने आप लग जाएगा। एक मिनट वो कौन सा है वो देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है। जब इस छोटे त्रिभुज को हमें बड़े त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए, जब हम लोग 6.3 कर रहे थे, प्रमेय 6.3 कर रहे थे, तो इस छोटे वाले त्रिभुज को इसके सर्वांगसम सिद्ध किए थे ना। सर्वांगसम में क्या होगा, एक कोण बराबर हो जाएगा, दो भुजा बराबर है, दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। हम लोगों ने खूब बढ़िया से पढ़ा है। क्या खूब बढ़िया से पढ़ा है कि जब कोई भी, जितने इस दुनिया में सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं सब समरूप होते हैं। जितने सर्वांगसम होते हैं त्रिभुज सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो आपको क्या कर लेना है, तुरंत इस त्रिभुज को इसके सर्वांगसम सिद्ध करने के तुरंत बाद इस त्रिभुज को इसके समरूप भी लिख देना है। क्या लिख करके कि सर्वांगसम त्रिभुज हमेशा एक दूसरे के समरूप ही होते हैं। क्लियर। दूसरे पॉइंट में क्या करना है, दूसरे पॉइंट में अभी 6.4 वाली जो प्रमेय थी उसमें आपने क्या किया था, इस वाले त्रिभुज को, इस बड़े वाले त्रिभुज को आपने क्या किया था, समरूप सिद्ध किया था ना। छोटे वाले त्रिभुज को ए पी एम एन को पी क्यू आर के समरूप सिद्ध किया था ना। जब आप इस दोनों को समरूप सिद्ध कर देंगे तो ये त्रिभुज इसके समरूप है और ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो ये आपस में दोनों समरूप हो जाएंगे, जो यहाँ सिद्ध करना है। ये मेन टारगेट होता है। जब इंसान अपने माइंड में कोई चीज फीड कर लेगा तो उसको सॉल्व करना आसान होगा। अब लिखना बाकी है। तो पहला टारगेट क्या बना, दोनों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें। चलिए मैं लिख देता हूं। पहले ट्रायंगल का नाम लिखूंगा, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी एम एन में क्या करना है, आपने देखा है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है। यह ऑलरेडी क्या है, दिया है, आप समझ गए होंगे। और ए बी पी एम के बराबर है, भुजा ए बी बराबर है पी एन के। ये किससे है, रचना से है। और इसी तरह से ए सी जो है आपके पी, सॉरी ये आपका पी एम है, ये और ये पी एन, ये आपकी क्या है, रचना से। ए बी पी एम के बराबर है रचना से, ए सी पी एन के बराबर ए बी रचना से है।
तो दो भुजा बराबर हो गए एक कोण, मतलब दो त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे, लिख देंगे इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल पी एम एन के, किस नियम से, एस ए एस सर्वांग समता से। आप समझ गए। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, मैंने यही बोला कि दोनों समरूप भी होते हैं, तो आप लिख देंगे इसलिए ट्रायंगल ए बी सी समरूप भी होगा ट्रायंगल पी एम एन। अब यहां पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज हमेशा समरूप आपस में समरूप भी होते हैं। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये आपका इक्वेशन भी बना लीजिए, पहला इक्वेशन है ये फर्स्ट आपका इक्वेशन है। ठीक, अब दूसरे स्टेप में चलते हैं। दूसरे स्टेप में क्या चलते हैं, यहां पर जो गिवन पॉइंट है उसको लिख लेते हैं। गिवन पॉइंट में लिखा है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये ऑलरेडी गिवन पॉइंट है, आप समझ गए। गिवन मतलब वो दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। इसी को रिप्लेस कर दीजिए। कैसे रिप्लेस करेंगे, ए बी के स्थान पे क्या लिखे बताइए। ए बी के स्थान पर आप पी एम लिखेंगे अपॉन पी क्यू, तो रहने दीजिए। ए सी के स्थान बताइए, पी एन लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में पी आर लिखेंगे। आप समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए पी एम अपॉन पी क्यू, जब ऐसा होता है, अगर आप इसको अनुपात में बराबर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अनुपात में बराबर करना चाहते हैं आधा आधा, तो तुरंत उसका व्युत्क्रम कर लेते हैं। ये तो आपने कई बार आपने प्रयास किया इसका, तो इसको तुरंत व्युत्क्रम करेंगे। और जब आप व्युत्क्रम करेंगे तो आपका हो क्या जाएगा, व्युत्क्रम करने पर तो हो क्या जाएगा आपका, इसको लिखेंगे क्या, पी क्यू अपॉन में पी एम हो जाएगा और पी आर अपॉन में पी एन हो जाएगा। मुझे लगता है आप समझ गए। अब क्या करेंगे, इस पी क्यू को, जो आपका पी क्यू है, उसको आप लिख सकते हैं पी एम प्लस एम क्यू, लिख सकते हैं ना। क्या क्या लिख सकते हैं, मैं अब इसको यहां लिखता हूं, आप ध्यान देंगे। जो आपका पॉइंट है पी क्यू के स्थान पर क्या लिखेंगे, पी एम प्लस में क्या लिखें, एम क्यू अपॉन में टोटल में क्या आएगा, पी एम आएगा ना। तो आप पी एम में टोटल लिख देंगे, पी एम है इज इक्वल टू ऐसे, पी आर के स्थान बताइए मिस्टर, पी आर के स्थान बताइए। पी आर के स्थान पे क्या होगा, पी एन प्लस एन आर, पी एन प्लस पी एन आर होगा, अपॉन में क्या लिखेंगे, पी एन। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो ये भाग देने पे कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, आपका पी एम अपॉन में पी एम हो जाएगा प्लस एम क्यू अपॉन में पी एम हो जाएगा इक्वल टू पी एन अपॉन में पी एन हो जाएगा प्लस एन आर अपॉन में कटेगा पी एन हो जाएगा। ये कटेगा तो 1 आएगा और ये भी आपका पी एन कटेगा तो 1 आएगा, और ये 1 जो है 1 को भी काट देगा, जब उधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। अब तुरंत इसको फिर व्युत्क्रम कर लीजिए, क्योंकि एम क्यू नीचे आया है, व्युत्क्रम कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं
विक्रम करने पर, जब विक्रम आप कर देंगे तो क्या फायदा हो जाएगा, आपका PM अपॉन में MQ आ जाएगा इज इक्वल टू PN अपॉन में NR आ जाएगा। ध्यान दीजिए इसमें PM अपॉन MQ, PN अपॉन NR आ गया। जब ऐसा होता है तुरंत लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्या लिख देंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगे। यहां लिखेंगे आप थेल्स प्रमेय के विलोम से। जब थेल्स प्रमेय के विलोम से लिखेंगे तो आपकी रेखा कौन वाली, MN समांतर हो जाएगी QR। और जब ऐसा हो जाता है तो आप देखेंगे दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और यहाँ वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, मतलब MQ के बराबर हो जाएगा। बोलिए कौन सा कोण बराबर होगा किसके, एंगल M बराबर एंगल Q के और एंगल N बराबर हो जाएगा एंगल R के। ये कौन से कोण हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ये संगत कोण हो गए, आपस में बराबर हैं। अब ध्यान दीजिए ये दोनों कोण कैसे कैसे हैं। यम जो है वो छोटे वाले त्रिभुज का है कोण और जो Q है वो बड़े वाले त्रिभुज का है। तो दोनों त्रिभुजों का नाम लिखेंगे तो आप देखेंगे दो कोण आपस में क्या है, बराबर है। और जब दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। मतलब ट्रायंगल छोटा वाला बोलेंगे PMN समरूप हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। ये किस नियम से हुआ, एंगल समरूपता से। कौन कौन, एंगल समरूपता से। ठीक, बात यहां तक क्लियर हो गई। अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहां है आपने देखिए तो, यस इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा यहां पे है। यहां देखेंगे ट्रायंगल ABC समरूप है PMN के। यहां देखेंगे PMN समरूप है PQR के। तो आप इसको देखेंगे आपस में इक्वल है इक्वल ना। इसको एक बार यहां लिख भी सकते हैं। ट्रायंगल इक्वेशन नंबर फर्स्ट PMN समरूप है ट्रायंगल ABC। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। आप देखेंगे लेफ्ट साइड इक्वल है, मतलब इक्वल है, समरूप है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC समरूप हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। ये आपका प्रूफ हो गया। तो मुझे लगता है आपने बात सीखा है, समझा है, ज्यादा कठिन नहीं था। ये लगभग रिपीटेड कहा जाएगा, रिपीट किया जा रहा था। और आप क्या करेंगे, इसको आसानी से लगा लेंगे। अंदर से आसान है, आप देखेंगे और कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रमेय के साथ।